स्वागत है आपका फिर से सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पर। आज मैं फिर से एक नए अध्याय नए टॉपिक के साथ आया हूं। आज से हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो तैयारी जारी रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 2। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। अनुच्छेद 1 कहता है भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित। अनुच्छेद 2 यानी नए राज्य, जैसे भारत के सीमा क्षेत्र के बाहर से अगर कोई राज्य आकर भारत में शामिल होना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत इंडिया के क्षेत्र में शामिल होगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, हमारा सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 कहता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन से संबंधित। अनुच्छेद 3 जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, इन सब की स्थापना अनुच्छेद 3 के तहत। यानी वर्तमान राज्यों में से किसी भी राज्य के क्षेत्र में चेंजेस करना है, सीमाओं में, उनके नाम में अगर कोई परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत करते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के तहत अगर संसद कोई भी नया कानून बनाती है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 के तहत संसद को अगर नया कानून बनाना है तो उसके लिए केवल साधारण बहुमत की जरूरत है। और ये क्या संशोधन नहीं माना जाएगा, तो ये क्या अनुच्छेद 368 के बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 9। अगर आप किसी देश की अगर आप नागरिकता स्वीकार करते हैं तो स्वतः आपकी नागरिकता भारत की क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ठीक, इससे कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 9। इससे रिलेटेड अनुच्छेद देखते हैं। ये नागरिकता जो है ये भाग 2 में आता है। भाग 2 जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित जो भी बातें हैं वो किसमें? अनुच्छेद 5 में है। ठीक, अनुच्छेद 6 है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता की बात की गई है। यानी कि विभाजन के समय जो वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए वो अनुच्छेद 6 में, और जो भारत से पाकिस्तान गए वो अनुच्छेद 7 से रिलेटेड उनकी नागरिकता से संबंधित जो भी जानकारी है। 6 में पाकिस्तान से भारत और 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की अगर आप नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करते हैं तो भारतीय मूल की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक, अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, यानी कि आपका भारत का नागरिक कब तक बना रहेगा? जब तक आप संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। अगर विरोध कार्य करते हैं तो आपका नागरिकता छीना भी जा सकता है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधी विधि, यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून है वो क्या कौन बनाता है? संसद बनाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 15, 16, 18 और अनुच्छेद 13। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहता है क्या कि सरकारी नौकरी में सबको क्या मिलेगा? बराबर अवसर मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? सबको बराबर अवसर मिलेगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 से रिलेटेड है, जो अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होता है और अनुच्छेद 35 तक है। तो अनुच्छेद 12 तो मौलिक अधिकार की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण से संबंधित। अनुच्छेद 13 है। फिर अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब लोग क्या है? बराबर है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15। 16 लोक नियोजन के अवसर में, यानी सरकारी नौकरी में सबको बराबर मिलेगा।
और सर अनुच्छेद 17 नो छुआछूत, यानी कि किसी के साथ कोई अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ठीक, किसी के साथ कोई छुआछूत नहीं होगा। और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि आप किसी भी उपाधि, कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते शिक्षा को छोड़कर, और जो भी फोर्सेस से रिलेटेड उपाधि हैं उनको छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, आप उपाधि नहीं धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत ही आपको क्या भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड आपको दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। क्वेश्चन 4 है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का जिक्र है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है देखते हैं एक बार। हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। इससे पहले जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि व्यक्तियों के अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहता है कि एक अपराध के लिए केवल आपको एक बार दंड दिया जाएगा। ठीक, आप स्वयं को क्या करेंगे, विटनेस के रूप में खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक, और दंड के समय जो कानून है आपको उसी के तहत क्या है, सजा देना होगा। ये अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी व्यक्तियों को क्या है, जीने का अधिकार है। ठीक, यानी कि इसी के तहत क्या है, आपका आत्महत्या जो है, आत्महत्या वो क्या है, एक अपराध है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसमें बोला गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में क्या है, संरक्षण है। इसका मतलब आप भी इसको क्या है, अनुच्छेद 22 के तहत ही आपको वकील रखने की इजाजत दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति वकील रख सकता है। और आपको 24 घंटे के अंदर हर एक हाल में मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, उपस्थित करना ही होगा। ठीक, 2 केस में कब कब नहीं करना होगा, अगर व्यक्ति उस समय जब वो गिरफ्तार हुआ है शत्रु देश का ना हो, या फिर आपको निवारक निरोध अधिनियम के तहत क्या किया गया हो, आपको पकड़ा गया हो, तब आपको जरूरी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। निवारक निरोध में होता है कि अगर पुलिस को लगता है कि इन फ्यूचर आपके कारण या फिर आप कोई अपराध करने वाले हैं, तो पुलिस आपको क्या करती है, 3 महीने के लिए अपने पास कस्टडी में रख सकती है। जेल में नहीं रखती है, किसी गेस्ट हाउस या होटल में आपको अपने पास रखती है। तो ये होता है निवारक निरोध। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर निषेध। दुर्व्यापार यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता, वैश्यावृत्ति जबरदस्ती नहीं करा सकता है, फ्री में आपसे कोई काम नहीं करा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में क्या है, काम करने के लिए नहीं लगा सकते हैं, अनुच्छेद 24। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से है अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी क्या है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इसी के तहत आपको धर्मांतरण की क्या है, स्वतंत्रता है, लेकिन आप एक धर्म से दूसरे धर्म में बिना किसी लोभ के कारण जाना होगा। अगर कोई व्यक्ति लोभ के कारण एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तब वो क्या है, गैर संवैधानिक हो जाएगा, यानी संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी कि आप सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, धर्म से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, जैसे शिव चर्चा कर सकते हैं। इसी के तहत अनुच्छेद 27 कहता है कर देने के लिए बाध्य न करना, यानी कि वैसा पैसा जो क्या धर्म के लिए रखा गया हो, यानी धार्मिक कार्य के लिए रखा गया हो, उस पर आप टैक्स नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अनुच्छेद 28 कहता है पूर्णतः राज्य निधि से अगर पोषित कोई संस्था है उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से क्या है पोषित संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसी के तहत कोई भी आपको किसी भी धार्मिक चर्चा या फिर धार्मिक कार्य में जबरदस्ती नहीं भेज सकता है, अनुच्छेद 28 के तहत। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू हो तो मौलिक अधिकारों पर निर्बंधन से अनुसूचित अनुच्छेद है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत ही क्या है, अगर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो क्या है मौलिक अधिकारों पर थोड़ा सा निर्बंधन हो जाता है। आइए इससे भी रिलेटेड हम अपना अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 29 एवं 30 कहता है वो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को आप राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से पोषित संस्था में उसके जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, उसकी भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मतलब उसके अपनी संस्था में एडमिशन लेने से रोक नहीं सकते, अनुच्छेद 29 के तहत। और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यानी कि अगर अल्पसंख्यक अपनी रुचि के लिए अपने शिक्षक संस्थाओं की स्थापना करना चाहता है तो वो कर सकता है। भारतीय संविधान में 6 धर्म मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध को क्या है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। और ये अल्पसंख्यक की पहचान होती है किसी भी समुदाय की अल्पसंख्यक के रूप में पहचान संबंधित राज्य में उनके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर की जाती है। ठीक। अनुच्छेद 31 क्या है, संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 33 कहता है मौलिक अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति, यानी कि इंटेलिजेंस वाले हो गए, फोर्स वाले हो गए, उनको पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ जब लागू होगा उससे संबंधित। और अनुच्छेद 35 कहता है भाग 3 में दिए गए उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जितने भी विधान है 35 में है। कुछ अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रबंध करेगा, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का और अनुच्छेद 38। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 39 का क, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता राज्य प्रबंध करता है किसके तहत, अनुच्छेद 39 के क के तहत। तो अपना है भाग 4 में क्या है 3 मौलिक अधिकार और 4 में क्या है मौलिक डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 36 कहता है ये नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 में क्या है कि आप मौलिक डीपीएसपी को लागू कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायालय इसके ऊपर कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 38 है राज्य कल्याण के लिए राज्य क्या है, राज्य कार्य करेगी। अनुच्छेद 39 है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। 39 का क है निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 के क के तहत जो राज्य सरकार है वो क्या है निःशुल्क विधिक सहायता की क्या करती है, प्रबंध कराती है, यानी किसी को भी सरकारी वकील का क्या करती है, प्रबंध कराती है। ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40, 41, 43 का ख और अनुच्छेद 42। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 43 के ख में से संबंधित क्या है, किससे संबंधित है, सहकारी समितियों के गठन, नियंत्रण एवं प्रबंधन से संबंधित है। आइए इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है क्या, ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। 41 कहता है काम, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा अवस्था की स्थिति में लोक सहायता पाने का प्रबंध राज्य करेगा, यानी कि जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ये अनुच्छेद 41 के तहत
राज्य सरकार आपको क्या करता है, प्रबंध कराता है। अनुच्छेद 42 है, काम की मनोचित दशा और प्रसूति सहायता क्या करता है, उपबंध भी अनुच्छेद 42 के तहत होता है। यानी कि काम करने के लिए क्या है, मन के उपयुक्त क्या होना चाहिए, दशा यानी कि कंडीशन होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मगारों के लिए निर्बाध मजदूरी की व्यवस्था, ठीक है, यानी कि इसी के तहत मनरेगा की व्यवस्था की गई है। 43 का क कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। अनुच्छेद 43 का ख कहता है सहकारी समितियों के प्रबंधन स्थापना संबंधित, ये 97वें संशोधन के तहत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद हैं। तो इससे संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 में बालिकों के लिए क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाती है, आंगनबाड़ी की। आइए इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 44 कहता है समान सिविल संहिता यानी समान आचार संहिता, ये केवल भारत के गोवा में लागू है। और इसका मतलब है कि हर एक धर्म के लिए, सबके लिए जो सिविल कोड है वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, जैसे आंगनबाड़ी की व्यवस्था। अनुच्छेद 46 कहता है दुर्बल वर्गों यानी SC ST OBC के लिए क्या है, शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था, यानी इसी के तहत जो राज्य सरकार है वो क्या है, हॉस्पिटल की व्यवस्था करती है। दारू बैन किया जाता है इसी के तहत, क्यों, क्योंकि लोक स्वास्थ्य की बात की गई है, इसीलिए क्या किया जाता है, दारू बैन किया जाता है। अनुच्छेद 47 के तहत, अनुच्छेद 47 के तहत, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, 48 का क और 51। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 48 का क। आइए इससे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है, दुधारू पशुओं के जो वध हैं उनको रोकने से संबंधित अनुच्छेद 48 का क है पर्यावरण से संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से संबंधित 48 का क, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय स्मारक जो भी हैं स्थान वस्तु का क्या है, संरक्षण, अनुच्छेद 49। 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है, अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 का क ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो ये हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।